हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने माइक्रो स्टेट्स और मैक्रो स्टेट्स के बारे में पढ़ा था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। और हम लोगों ने देखा था कि माइक्रो स्टेट्स और मैक्रो स्टेट में क्या डिफरेंस है और कैसे एक माइक्रो स्टेट में कई सारी माइक्रो स्टेट्स आती है। ठीक है, तो आज हम लोग और नई टर्म्स देखेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की जो हमें आगे काम आने वाली है पढ़ने में, जो कि है टाइम एवरेज एंड एनसेबल एवरेज। तो जो एवरेजेस होते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, हम किसी एक पार्टिकल के बारे में बात नहीं करते हैं, हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे पार्टिकल्स सिस्टम में, बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स या गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में बात करते हैं। तो अगर हमें वो पार्टिकल्स जो बहुत सारे गैस पार्टिकल्स है या मॉलिक्यूल्स है, हमें अगर उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग ऐसे एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या पर्टिकुलर पार्टिकल के बारे में नहीं निकाल सकते। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। मतलब एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कोई भी पार्टिकल के निकालने के लिए हम अगर एवरेज निकालेंगे तो हमें उस पार्टिकल की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो यही हम लोग टाइम एवरेज और एनसेम्बल एवरेज में पढ़ने वाले हैं। तो टाइम एवरेज और एनसेम्बल एवरेज ये दो टाइप के एवरेजेस होंगे जिसके थ्रू हम लोग एवरेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइम एवरेज क्या होता है, जैसे कोई भी सिस्टम हो जिसमें बहुत सारे पार्टिकल है और वो पार्टिकल्स की पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स हमने पढ़े थे। तो पोजीशन और मोमेंटम ये दोनों स्पेसिफाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम टी। तो ये हो जाएंगे, अगर हम इन टर्म्स ऑफ टाइम टी अगर हमने स्पेसिफाई किया पोजीशन और मोमेंटम को, तो जो हमारा फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा टाइम एवरेज का फंक्शन ऑफ और पर्टिकुलर सिस्टम। समझ आ रहा है? देखो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ कि अगर हमें टाइम एवरेज निकालना है, हम लोग एवरेजेस दो टाइप के पढ़ेंगे, एक टाइम एवरेज पढ़ेंगे और एक एनसेम्बल एवरेज पढ़ेंगे। तो टाइम एवरेज में हम लोग क्या देखेंगे कि कोई भी पार्टिकल है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, समझ लो ये गैस मॉलिक्यूल्स है जैसे मैंने बोला था। तो इनके पोजीशन वेक्टर्स है x1 x2 x3। ठीक है, और टाइम t1 t2 t3 इस पे वो चेंज होंगे। ठीक है, तो x1 x2 x3 और t1 t2 t3 इनके पर्टिकुलर टाइम है। ऐसे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो उनके पोजीशन कैसी रहेंगी, x1 x2 x3 डैश xn तक, और टाइम कैसे चेंज होगा हर पार्टिकल का t1 t2 t3 tn तक। तो जो एवरेज x रहेगा वो क्या रहेगा, x1 t1 प्लस x2 t2 प्लस x3 कहाँ तक, xn tn तक, जहाँ तक हमारे गैस मॉलिक्यूल्स है बाय n। तो इसको मैं किसके फॉर्म में लिख सकती, इसको मैं समेशन के फॉर्म में लिख सकती। किसके फॉर्म में लिख सकती, समेशन xn tn फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी या 1 टू n। समझ आ रहा है? मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टाइम एवरेज निकाल रहे हैं। ये मैंने समेशन के फॉर्म में लिखा, और अगर ये हमको इंस्टेंटेनियस टाइम में चाहिए, एक पर्टिकुलर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम की हम लोगों को अगर इंफॉर्मेशन चाहिए इतने पूरे पार्टिकल्स का, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। कहाँ तक, ज़ीरो से लेके टाइम t तक। तो हम लोगों को जो भी हमारे सिस्टम में पार्टिकल्स है उसके पोजीशन और मोमेंटम वेक्टर्स की इंफॉर्मेशन मिलेंगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि टाइम एवरेज क्या होता है। सो कंसीडर द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम is a function of generalized position coordinates and momentum। क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को कंसीडर किया है, एक जिसका जो फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन है जनरलाइज्ड पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। पोजीशन कोऑर्डिनेट को हमने q से डिनोट किया है। q में क्या आ जाएगा, पोजीशन x y और z, और p मतलब मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को हमने p से डिनोट किया है। तो फंक्शन हमारा क्या है, जनरलाइज्ड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग f is equal to f of q comma p, where f is the function of q and p। q is position coordinate and p is momentum coordinate। तो अगर हमें इसका टाइम एवरेज लेना होगा तो हम लोग कैसे लेंगे, फंक्शन f, यही फंक्शन f को हम लोग
टाइम एवरेज से डिवाइड करेंगे उसके इंस्टेंटेनियस टाइम पीरियड में। तो क्या करेंगे हम 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t, ये यहाँ पे जैसे है 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t फंक्शन ऑफ q, p dt। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन ऑफ अ टाइम एवरेज, ठीक है। f इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t f ऑफ q, p dt, ठीक है। ये हमारा हुआ टाइम एवरेज। इसमें हम लोगों ने हमारी जो सिस्टम है उसके जो गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस के पार्टिकल्स है, उनका टाइम और पोजीशन कोऑर्डिनेट्स निकाले हमने विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हुआ हमारा टाइम एवरेज। हाउएवर सच प्योरली मैकेनिकल मेजरमेंट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, एक सेकेंड, इवन फॉर सिंपल केस अ परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम के लिए भी ये क्या है, ये मेजरमेंट इम्पॉसिबल है। एकदम प्योरली मैकेनिकल मेजरमेंट अगर लेंगे तो वो इम्पॉसिबल है। कोई आइसोलेटेड सिस्टम भी हो, परफेक्टली आइसोलेटेड, तो भी ये मेजरमेंट क्या है, इम्पॉसिबल है। दिस इज़ ड्यू टू वेरी लार्ज नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि इसके बहुत सारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे। कैसे, पोजीशन कोऑर्डिनेट जितनी भी होंगी, एन पोजीशन कोऑर्डिनेट, जैसे मैंने तो एक्स वाई जेड ही बताई, कितनी भी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स मैं बता सकती हूँ, मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स कितनी भी हो सकती, तो उसके जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेंगे वो कई सारे रहेंगे। तो ये जो मेजरमेंट है ये क्या है, इम्पॉसिबल है, इवन फॉर परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम ऑल्सो। तो ये हमारा है टाइम एवरेज। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एनसेम्बल एवरेज, ओके। तो एनसेम्बल एवरेज स्टार्ट करने के पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एनसेम्बल क्या होता है, ठीक है। तो एनसेम्बल देखने के लिए हम लोग फेज स्पेस और गैमा स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने माइक्रोस्टेट्स और मैक्रोस्टेट में फेज स्पेस का नाम लिया था पर उसको एक्सप्लेन नहीं किया था, है ना। तो फेज एक स्पेस होता है फेज स्पेस और दूसरा होता है गैमा स्पेस। फेज स्पेस को डिनोट करते हैं म्यू से और गैमा स्पेस को डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये है फेज स्पेस और गैमा स्पेस। फेज स्पेस में ये एक 6 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड। कौन, फेज स्पेस। फेज स्पेस जो होता है वो 6 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट का, उसको हम बोलते हैं फेज स्पेस। फेज स्पेस क्या हो जाएगा, 6 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, जिसमें 3 क्या है, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स है पी एक्स पी वाई पी जेड। और दूसरा हमने क्या देखा कि गैमा स्पेस। गैमा स्पेस क्या है, ये जितनी भी फेज स्पेस है हमारे सिस्टम में उन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो होता है गैमा स्पेस। जैसे अगर हमारी सिस्टम है उसमें 1 2 3 3 फेज स्पेस है तो हमारा गैमा स्पेस क्या हो जाएगा, गैमा स्पेस हो जाएगा 6 इंटू एन, एन मतलब नंबर ऑफ फेज स्पेस, तो 6 इंटू मैं करूँगी 3, 6 क्या रहेगा, 6 फॉर फेज स्पेस के कोऑर्डिनेट्स। फेज स्पेस के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे, 6 एक्स वाई जेड फॉर पोजीशन, पी एक्स पी वाई पी जेड फॉर मोमेंटम, और उसको और जो गैमा स्पेस होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल फेज स्पेसेस। तो अगर 3 फेज स्पेस है मेरे पास तो मेरी गैमा स्पेस कितनी हो जाएंगी, 18, है ना। कैसे 18 होंगी, 6n। ये याद रखना बस, गैमा स्पेस और फेज स्पेस के लिए ये चीज़ याद रखना कि फेज स्पेस जो होता है वो 6 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई और पी जेड का। और जो गैमा स्पेस होता है वो क्या होता है, वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फेज स्पेस, ऑल फेज स्पेसेस। अगर 3 फेज स्पेस है तो हमारी गैमा स्पेस कितनी हो जाएंगी, 6 इंटू एन, एन मतलब 3। अगर n फेज स्पेस है तो 6n गैमा स्पेस हो जाएंगी, और अगर 3 फेज स्पेस है तो 6 इंटू 3 18 गैमा स्पेस हो जाएंगी। तो ये है फेज स्पेस और गैमा स्पेस। पर अगर मैं बोलूँ कि एनसेम्बल क्या होता है तो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में तो डेफिनेशन यही दिखेंगी कि एनसेम्बल कलेक्शन है बहुत सारे सिमिलर नंबर ऑफ सिस्टम का, ठीक है, जो भी सिस्टम सिमिलर हो उनका। पर ऐसा नहीं होता है,
एंसेम्बल क्या होता है, कलेक्शन होता है सिमिलर सिस्टम का, पर सिमिलर मतलब कोई दो सिस्टम कभी सिमिलर नहीं हो सकती। ओके, तो ये जो सिस्टम होंगी वो एक ही सिस्टम होंगी बट डिफरेंट माइक्रो स्टेट्स की होंगी। समझ आ रहा है? डिफरेंट माइक्रो स्टेट्स मतलब जैसे मैंने कल एक बॉक्स का एग्जांपल लिया था माइक्रो स्टेट्स और मैक्रो स्टेट में, तो वो बॉक्स की मैक्रो स्टेट क्या थी 8, पर उसको मैंने जब शेक किया तो उसकी माइक्रो स्टेट्स क्या बहुत सारी चेंज होने लग गई। मतलब एक मैक्रो स्टेट की कई सारी माइक्रो स्टेट हो सकती है। तो जो एंसेम्बल एवरेज है, एंसेम्बल एवरेज क्या है, वो कलेक्शन है नंबर ऑफ सिमिलर सिस्टम का। सिमिलर इन द सेंस माइक्रोस्कोपिकली, मतलब उसके अंदर एक ही सिस्टम रहनी चाहिए और एक ही सिस्टम में अलग अलग माइक्रो स्टेट्स अगर है उनका जो कलेक्शन होता है वो होता है एंसेम्बल। तो एंसेम्बल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स इन गैमा स्पेस इज एंसेम्बल, है ना। गैमा स्पेस में जितने भी पॉइंट्स है उनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा हमारा एंसेम्बल। माइक्रोस्कोपिकली सिमिलर सिस्टम, ठीक है। तो ये होता है एंसेम्बल। पर हमें अभी क्या देखना है, एंसेम्बल एवरेज। हम लोगों ने देखा कि स्टैटिस्टिक्स में एवरेज लेने का बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम लोग एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं। तो इसमें हम लोग टाइम एवरेज और एंसेम्बल एवरेज, ये दो एवरेजेस के बारे में बात करेंगे। तो टाइम एवरेज हमने अभी अभी देखा, अब हम देखेंगे एंसेम्बल एवरेज। हमने एंसेम्बल एवरेज में अभी एंसेम्बल के बारे में हमने पढ़ा कि एंसेम्बल क्या होगा। मैंने फेस स्पेस बताया, गैमा स्पेस बताया, फिर गैमा स्पेस में जितने भी पॉइंट्स रहेंगे वो हमारे एंसेम्बल होंगे। मतलब एंसेम्बल कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर सिस्टम। सिमिलर सिस्टम मतलब माइक्रोस्कोपिकली सिमिलर सिस्टम का जो भी कलेक्शन है उसको हम एंसेम्बल बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एंसेम्बल एवरेज क्या होता है, ठीक है। सो द एंसेम्बल एवरेज इज डिफाइंड एज एवरेज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी say f corresponding to all phase point over an ensemble at fixed time। समझ आ रहा है? यही जो मैंने आप लोगों को बताया उसी को इस अलग लैंग्वेज में एंसेम्बल एवरेज के टर्म्स में डिफाइन किया गया है कि एंसेम्बल एवरेज क्या होता है। इट इज़ एन एवरेज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हमने f को लिया एक फिजिकल क्वांटिटी, तो उसका एवरेज किसके करस्पॉन्डिंग टू ऑल फेस पॉइंट्स, जितने भी फेस पॉइंट्स है उसमें उनके करस्पॉन्डिंग हम लोग एवरेज जो लेंगे वो रहेगा कोई पर्टिकुलर टाइम में। अब एवरेज है तो टाइम हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा। कोई पर्टिकुलर टाइम में अगर हमने लिया तो उसको हम बोलेंगे एंसेम्बल एवरेज। तो एंसेम्बल एवरेज को हमने यहाँ पर इससे डिनोट किया है एफ, एंसेम्बल एवरेज। ये हमारे सिस्टम का एंसेम्बल एवरेज है और हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हमने लिया एफ ऑफ क्यू कमा पी फंक्शन, जिसमें क्या है क्यू और पी, पोजीशन एंड मोमेंटम। तो हमारा एंसेम्बल एवरेज एफ, एंसेम्बल एवरेज क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ क्यू कमा पी इंटू रो ऑफ क्यू कमा पी कमा डी टी इंटू डी क्यू डी पी। मतलब ये एंसेम्बल एवरेज टाइम पर डिपेंडेंट है। अगर हमें एंसेम्बल एवरेज निकालना है तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ आवर फंक्शन एफ ऑफ क्यू कमा पी एंड इनटू रो डेंसिटी ऑफ क्यू कमा पी कमा टी डी क्यू डी पी। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये पूरी सिस्टम में एक्सटेंड होगा हमारे फेस स्पेस के। तो ये हम लोगों ने देखा टाइम एवरेज और एंसेम्बल एवरेज। अब जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।